नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मथुरा पर महाभारत। देखिए, एक बार फिर से मथुरा की बारी आ गई है और लगातार जिस तरीके से यूपी की सियासत में हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। मथुरा पर फोकस हो रही है यूपी की चुनावी लड़ाई। आपको बता दें कि वृद्ध से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार है। राम मंदिर निर्माण पर अखिलेश मायावती पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने कहा, बबुआ भी अब्बा जान की राह पर। 18वीं बार भगवान कृष्ण भूमि पर योगी का दौरा हुआ है और 5 साल बाद फिर कब्रिस्तान की चर्चा की गई है। योगी ने कहा कि वो कब्रिस्तान बना रहे थे, हम बना रहे हैं तीर्थ धाम। श्री राम के बाद अब बीजेपी को श्री कृष्ण का सहारा शायद ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कवायद भी है। अखिलेश यादव को कंस बोल गए योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि मथुरा पर खास फोकस है बीजेपी की। ये पूरी एक कहना चाहिए सियासत, क्योंकि अयोध्या के बाद से अब काशी मथुरा की बारी है। ये हम लगातार चर्चाओं में देख रहे हैं और जब उनका दौरा हुआ तो बहुत सारी बातें वो मंच से बोल गए। तो कहीं ना कहीं वाकई में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या सिर्फ धर्म है, हिंदुत्व है, या यही मुख्य रूप से एजेंडा रह गया है? क्या बाकी मुद्दे नहीं है? ये एक चर्चा का विषय है। और एक बात और कि योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब कार सेवा होगी तो गोली नहीं, फूल बरसाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कि लगातार जो चीजें आ रही हैं, मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं, यूपी की जनता इन तमाम चीजों को कैसे ले रही है, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो गया। चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उत्तर प्रदेश कुंभ की भूमि है। उत्तर प्रदेश अनेक तीर्थों से भरी हुई भूमि है और भारत की आत्मा अगर सचमुच कहीं निवास करती है तो वह उत्तर प्रदेश है। लेकिन पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का कार्य किया था। कुछ वीआईपी जनपद बना दिए गए थे और उस वीआईपी जनपद के माध्यम से विकास की सभी योजनाओं को वहीं पर केंद्रित करके उन्हीं में बंदर बांट होता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 में आप सबने आशीर्वाद दिया और विकास की योजनाएं किस तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई गई, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें भूलना नहीं चाहिए, पिछली सरकारों के समय में जिस पैसे को खर्च करके कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर जिसका अपव्यय किया जाता था, इस सरकार में उसी पैसे को तीर्थों के विकास में खर्च किया जा रहा है और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। 2017 के बाद दंगा नहीं, कोई बलवा नहीं, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर ब्रज क्षेत्र के तीर्थों का विकास हो रहा है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, राधा कुंड, बलदेव, ये सभी तीर्थ स्थल घोषित हो गए। तो देखिए, मथुरा पर महाभारत हो रही है और अयोध्या के बाद मुझे लगता है काशी मथुरा को लेकर हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारे ट्वीट्स और यहां तक की चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल वही बार बार आता है जहन में कि क्या इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है और इलेक्शन टाइम पे ही इन तमाम चीजों की याद क्यों आती है? कैसे लेंगे जो यूपी की जनता है इन तमाम चीजों को? लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बहुत स्पष्ट कर दूं यहां पर कि जब हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, उसको हम राजनीति से ना जोड़ें। यदि भव्य निर्माण मंदिर का होता है या किसी चीज का जीर्णोद्धार होता है या किसी का शिलान्यास होता है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छी चीज आ रही है। हम उसमें ये ना देखें कि कौन सा दल ला रहा है या किसकी देन है। लेकिन जब इलेक्शन टाइम पर होता है या जब उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि क्या इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है भुनाने के लिए। हम विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा में कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राशि साहू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राशि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ेंगे। शौकत जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
बसपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव उपाध्याय जी जुड़ेंगे। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत गौरव जी सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जितनी बातें कही गई हैं मथुरा में, क्या लगता है आपको कि ये कह देना कि राम मंदिर निर्माण पर अखिलेश और मायावती पर जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा, या फिर कब्रिस्तान की जो चर्चा निकली, मैं ये सवाल बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहती हूँ कि हम यदि कोई काम करवा रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो क्या हमें दूसरे जाति धर्म को लेकर कोई ऐसी प्रतिक्रिया देना जरूरी हो जाता है, ताकि बार बार ये एक चीजें देखने को मिले कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, हमारा देश कभी भी धर्म से अलग नहीं हुआ है। हमारे देश की संस्कृति ही धर्म पर आधारित है और इस धर्म के आधार पर ही जो इस देश का सनातन धर्म रहा है, उसी आधार पर ही विदेशी आक्रांताओं ने बार बार कुचलने का काम किया है देशवासियों को। और कहीं न कहीं देश में आजादी जब मिली 1947 के बाद, वो भी धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ और आजादी की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो भी सरकारें आईं, जिस प्रकार बहुसंख्यक समाज से जुड़ी हुई धर्म और संस्कृति और परंपरा भक्ति से जुड़ी हुई चीजें थी, उसको हमेशा उसको कुठाराघात झेलना पड़ा। उसको कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण फिर उसी अवस्था में, उसी मनोदशा में, उसी पीड़ा में अपने आप को जीना पड़ा। ये कहीं न कहीं इसका अंदर से कष्ट, उद्वेलन एक बहुसंख्यक समाज में हमेशा से बना रहा और एक अंधकार जैसी स्थिति भारतीय राजनीतिक वांग्मय में हमेशा बनी रही। और ऐसा लगता था कि मानो कोई सरकार ऐसी आएगी ही नहीं जो ये परिस्थिति बदल सके। और किस प्रकार से राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई जाती है, हमारी पंचकोशी यात्रा, 84 कोशी यात्रा को रोका जाता है, हमारी मान्यताओं जिससे हमारे धर्म के कर्मकांड सुरक्षित हो, हमारी भक्ति सुरक्षित हो, हमारे जो पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो कैसे संवर्धित हो, उस पर कभी पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया और कहीं न कहीं उसी तुष्टीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाया। आज कब्रिस्तान की यदि बात होती है तो बिल्कुल कब्रिस्तान पे जो भी वो कर रहे हैं करना चाहिए, लेकिन वहीं 84 कोसी यात्रा को प्रतिबंधित भी नहीं करना चाहिए, वहीं राम भक्तों के ऊपर गोली भी नहीं चलवाना चाहिए। तब तो वहां निष्पक्षता अन्य दलों की समझ में आती है। लेकिन जब विपक्षी दलों ने अपने चरित्र को, अपने को प्रमाणित कर दिया है कि वो इसी पैटर्न की राजनीति करेंगे, भाजपा के विरोध में वो देश के विरोध की राजनीति करेंगे, धर्म के विरोध की राजनीति करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस बात को हर मंच पर कहेंगे कि हमने मथुरा का, हमने काशी विश्वनाथ का, हमने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया, उसका नवनिर्माण किया। और यहाँ से जो भारत के नवनिर्माण और की जो आधारशिला रखी जा रही है, वो एक नव युग की आधारशिला है। और जो इस युग में साथ नहीं देगा वो देश का द्रोही कहलाएगा, वो देश की सांस्कृतिक द्रोही कहलाएगा, देश की सनातन पद्धति और परंपराओं का द्रोही कहलाएगा। और आज विपक्ष उसी रास्ते पर चल रहा है जिसकी सजा देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में फिर इनको देगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है। और मुझे लगता है इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता है, इस इतिहास को बार बार कहने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की कुत्सित मानसिकता रखने वाले लोग लोकतंत्र को कलंकित न कर सके, उसे आगे न बढ़ा सके। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। शौकत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत जी, राम मंदिर निर्माण को लेकर मायावती और अखिलेश पर भी तंज कसे गए हैं। मैं ये बातें देखिए इसलिए भी यहाँ पर हैं क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मेरे पास हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं की हैं। किसी ने कहा कि मेरा बस चले तो पूरे देश को भगवा रंग में रंग दें, किसी ने कहा कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का स्वरूप दिया, किसी ने कहा कि केशव प्रसाद ने तो कहा था कि अयोध्या में जारी है, काशी मथुरा की बारी है। मतलब इस समय पे लगातार यही प्रतिक्रियाएं, क्या और कोई बात नहीं है? या फिर विपक्ष को वाकई में ऐसा लगता है कि बहुत चीजें ऐसी उन्होंने की हैं कि आज सत्ता पक्ष के लोगों को ये तमाम चीजें बतानी करनी पड़ रही हैं? यूपी की सियासत में हो क्या रहा है और क्यों? काम किया था और विपक्ष आज भी अपने काम गिनाने के लिए तैयार बैठा है। हम बता देंगे, 10 काम हमसे पूछे जाए हम बताने के लिए तैयार। जब सत्ता पक्ष अपने काम नहीं कर पाता है, उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब नहीं दे पाता है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जवाब नहीं दे पाता है, तो इस तरह की मानसिकता को उजागर करता है। कभी वो मजहब में बांटने का काम करता है, कभी भगवा रंग की बात करता है, कभी सनातन धर्म की संस्कृति की बात करता है, तमाम चीजें आ जाती है उसमें।
तमाम चीजों को जोड़कर बताया जाता है। कभी लाल टोपी की बात होगी, कभी रंगों की बात होगी, कभी जालीदार टोपी की बात होगी, कभी लुंगी की बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नौजवान इनकी चौखट पर आकर बैठा है और अपना सर पटक रहा है, जो रोजगार मांग रहा है, वो ये सब सुनना नहीं चाहता है। वो कहता है कि हमने आपको इसलिए कुर्सी पे आश्रित नहीं कराया था कि आप हमको टोपी का रंग बताइएगा, जालीदार टोपी बताइएगा, लुंगी बताइएगा, हमें मजहबी रंग दिखाइएगा, हमें संस्कृति में लेके जाइएगा, हमें पूर्ववर्ती चीजों को बताइएगा। ये सुनने के लिए नौजवान ने आपको वोट नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सुनने के लिए आपको वोट नहीं दिया था। उसे अपनी संस्कृति, उसे अपनी सभ्यता, उसे अपने सनातन धर्म की चीजों के बारे में अच्छे से जानती। उसने आपको कुर्सी पे इसलिए बैठाया था, हो सकता हो हमें रोजगार मिल जाए, हो सकता हो हमें महंगाई से निजात मिल जाए, हो सकता हो हमारे फ्यूचर की, हमारे भविष्य की, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। इसलिए आपने इसलिए नौजवानों ने आपको कुर्सी पे आश्रित कराया था। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग कुर्सी पे बैठे वो सिर्फ देशभक्ति का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन देशभक्ति नहीं कर रहे हैं। नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कभी मुसलमानों के नाम पे गुमराह करते हैं, तो कभी कपड़ों के नाम पे गुमराह करते हैं, कभी अन्य चीजों के नाम पे गुमराह करते हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब जान चुका है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री तक ने बयान दे दिया, जो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी टोपी का रंग बताने का काम किया। अरे महाराज, कभी कभी तो आप भी लाल टोपी पहन के घूमते हैं, तो खतरे की घंटी किसके लिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी लाल टोपी पहनी है, तमाम लोगों ने लाल टोपी पहनी है, तो आप भी खतरे की घंटी। हम तो कहेंगे कि आज देश खतरे की कगार पे खड़ा है। ये जो देश में बैठे हुए लोग हैं, जो लाल टोपी लगाकर बैठे हुए, इनसे देश को बचाने की जरूरत है हमें। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बात के लिए इनसे सवाल करता है कि आप हमारे रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? आप केंद्र में 7.5 वर्ष हो गए, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हो गए, आप लोगों ने क्या किया? स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, फिर भी कहा जाता है कि आप सब कुछ अच्छा चल रहा। उत्तर प्रदेश में अब नौजवान इस चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं, जुमले बर्दाश्त करने वाला नहीं, झूठ बर्दाश्त करने वाला नहीं, अभी तो जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है शौकत जी, वापस आती हूँ। राजीव जी, एक बात थोड़ा मुझे यहाँ समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है बहुत अच्छी प्रतिक्रियाओं के साथ आप सब लोग समझा भी पाएंगे कि या तो कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम उसे स्वीकार लें, और यदि नहीं है, नहीं स्वीकार सकते हैं, तो उस पर बिल्कुल सीधी प्रतिक्रिया दें। लेकिन जो चीजें आ रही हैं या जो चीजें बयानों से आ रही हैं, उसमें बार बार न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष इनके साथ है कि नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या वाकई, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे, लेकिन यदि कोई अच्छा भी हो रहा है तो साथ भी नहीं दे रहे हैं और मना भी नहीं कर रहे, इसको कैसे समझें? देखिए राखी जी, अच्छा कुछ होता है तो विपक्ष हो या कोई हो, जनता खुद आकलन कर लेती है कि अच्छा हो रहा है तो अच्छा है। इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है कि अच्छा अगर आप काम करेंगे, कुछ करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपके लिए हमने कुछ दिया गिफ्ट के और आपको अच्छा लगेगा तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन गिफ्ट अगर किसी को दिया जाए और वो चीज अच्छा ना लगे, किसी के लिए कोई नियम बनाया जाए वो चीज अच्छा ना लगे, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कुछ पिछले 1 महीने से इनकी रैली के ऊपर गौर करिए कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह की भाषाएं आजकल बोली जा रही है मंचों से, क्या ये कोई बौखलाहट नहीं लगती है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से बौखलाई हुई है और उनको ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश से सत्ता जा रही है तो आए बाएं कुछ भी बकना है, और जिसके कारण जो है उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना है, उनके कानों तक ऐसी आवाज पहुंचानी है जिससे ये लगे कि हम ही भारतीय जनता पार्टी की असली पूरे प्रदेश की या पूरे देश की चेहरा है, हमारे साथ रही है। इस तरह की भाषा का प्रयोग जिस तरह से किया जा रहा है पिछले दिनों में, ये निश्चित तौर पे इस उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए घातक चीज है, क्योंकि आप विकास करेंगे नहीं, 5 साल आप किसी को कुछ देंगे नहीं, 5 साल जनता के हितों से आप दूर रहेंगे, और अचानक 1-2 महीनों में आप इसको सांप्रदायिक रंग, राम मंदिर, काशी, मथुरा, वृंदावन, इधर उधर की बातें करके, गुमराह करके, और सत्ता पाने की होड़ केवल एकमात्र कि किस तरह से सत्ता मिले, जनता जाए भाड़ में, सत्ता चाहिए हमको। अभी राखी जी मैं बता दूं, आज ही मैं पूर्वांचल से आया, 4-5 जिलों में मैं रहा, उधर गाजीपुर में रहा, बलिया में रहा। हमारे मित्र बैठे हुए हैं, बीजेपी के बड़े सीनियर बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता हैं। मैं आपको बता दूं कि एक क्षेत्र पड़ता है इनके, वहां से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जी, बैरिया क्षेत्र है। मैं बैरिया क्षेत्र के करीब 50 किलोमीटर रास्तों पे चला, और 50 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा लगाने पड़े।
यानी वहां ये नहीं पता चल रहा है कि रोड पे गड्ढा है या गड्ढे पे रोड है। ये स्थिति, और क्या मैं तो 1 दिन के लिए गया था मान लीजिए, या 2 दिन के लिए गया था, लेकिन वहां की जनता जो उस रोड से जुड़ी है वो निरंतर चलती होगी, और चलने के बाद वो कोई खुशी जाहिर नहीं करती होगी, तो गाली देती होगी उस विधायक को भी और उस जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको भी। तो इस तरह का जब आप मूलभूत कार्य अगर 5 वर्षों में किए होते, आप अपने संकल्प पत्रों के पन्नों को पलटे होते, तो आज जिस तरह की भाषा बोली जा रही है वो भाषा बोलने की आवश्यकता न पड़ती। और प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति, मुख्यमंत्री जैसे पदों पे बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर, ओछी टिप्पणी और टीका जिसको कह लें, वो कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी एक वो है, एक आदमी बोलता है, 2 आदमी उसको ऊपर से जो है कवरेज करते हैं। मौर्य जी को भेजा गया मथुरा जाइए और इस तरह की भाषा बोल दीजिए। आप निकट गए, मथुरा गए, आप भाषा बोल दिए। अब उस पर बहस आप लोग टीवी चैनल और सब लोग मिल करके बहस करेंगे, उसको एक सांप्रदायिक रंग मिल जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो राजीव उपाध्याय तो मंदिर विरोधी है, मस्जिद विरोधी है, इसलिए ये कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रदेश का एक एक व्यक्ति ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष कार्य नहीं करेगी। आप खुद सोचिए राखी जी, अभी इस महीने या अगले महीने भारतीय जनता पार्टी बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट, लैपटॉप जो भी देने जा रही है, खरीद रही है। क्या 4.5 वर्षों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको वंचित किया गया? क्या उनको जरूरत नहीं थी? समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांटती थी, उसके बाद से जो 4.5 वर्षों में जो बच्चे पढ़े, क्या उनको लैपटॉप की जरूरत नहीं थी? क्या उनको हाई टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ना चाह रहे थे? लेकिन नहीं, उनको बच्चों को थोड़ी देखना है, उनको देखना है कि किस तरह से कौन सा प्रलोभन देकर के हमको चुनाव जीतना है। ठीक है, चलिए मैं राजीव जी वापस आती हूँ। पार्टी चल रही है, राशि जी की भी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समय भी देखना होता है। राशि जी, जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं और वाकई में लगातार बहुत सारे मंदिरों की बात कर लीजिए या जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हम देख रहे हैं, क्या वाकई में और कोई मुद्दा नहीं है या बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते? जैसे कि राजीव जी ने भी अभी कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जा सकती है, पर पता नहीं क्यों उन पर कोई बात नहीं कर रहा। राशि जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद राशि जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। गौरव जी, आपके पास वापस आऊंगी। बहुत सारे सवाल विपक्ष से और जो पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। मेरा एक सवाल है उनकी प्रतिक्रियाओं के जवाब के साथ कि वाकई में जो बोला गया है, जो मिनिस्टर्स ने अलग अलग बातें बोली हैं कि जैसे मान लीजिए, मैं फिर से बहुत कम जल्दी से रिपीट करूंगी कि अब कार सेवा होगी तो गोली नहीं फूल बरसाएंगे, अयोध्या में जारी है, काशी मथुरा की बारी है, हर हिंदू को मंदिर के बीच सफेद इमारत परेशान करती है। आपको लगता है इलेक्शन के वक्त पर या इलेक्शन नहीं भी होता तो भी इस तरह की बयानबाजी ठीक है? ये सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रख कर के या इलेक्शन के कारण से नहीं है। जब लंबे समय से गौ भक्तों के ऊपर जब दिल्ली के अंदर में गोली चलवाई जाती है, जब देश आजाद होने के बाद सबसे पहले सुनियोजित नरसंहार किया जाता है चित्पावनी ब्राह्मणों का, जब राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई जाती है, देश के अंदर में तमाम ऐसे काम किए जाते हैं जब बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित किया जाता है, तो उस प्रताड़ना का तो दर्द है वो कहीं न कहीं निकल करके आएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार 5 साल के अंदर में काम किया है, और ये काम 5 वर्ष के लिए नहीं है, ये दीर्घकालिक कार्य है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए थे उसी दिन कैराना घूम आए होते, और जब चुनाव आता है तो कैराना जाते हैं मुख्यमंत्री जी। इतिहास को बताना ये हमारी जिम्मेदारी करेंगे। उनके जो काले कारनामे हैं, जो कुकृत्य है, जो इन्होंने किए हैं, उसको भी जनता को याद दिलाते रहेंगे। जनता के साथ आप जिस तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं कि जनता को गुमराह करके आप सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद संकल्प पत्र को उठा के फेंक देते हैं, 4 मौज मस्ती करते हैं और 5वें साल में गुमराह करते हैं उस जनता को। उसकी सेना भी छोड़ी है, उसके बाद उनके विरुद्ध लड़ रहे थे। तो आज ये विपक्ष के अंदर लड़ने वाले लोग, एकजुट होने वाले लोग, संख्या चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आज उनकी लड़ाई अगर किसी की है तो साक्षात नारायण से है, भगवान श्री कृष्ण से है, भगवान श्री लड़ाई से है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हमको परेशानी है नहीं, हम उनसे सिपाही बनकर के चुनाव में लड़ते रहेंगे। ठीक है गौरव जी, लेकिन गौरव जी
गौरव जी मेरी बात तो सुनिए, लेकिन विपक्ष तो ये स्वीकार नहीं रहा या ये कह ही नहीं रहा कि उनको परेशानी है, आप कृष्ण मंदिर बनाइए, राम मंदिर बनाइए, कोई भी मंदिर बनाइए, उनको कहाँ परेशानी है? वो तो खुद बोल रहे हैं हमें इससे परेशानी नहीं है। क्यों राजीव जी और शौकत जी, कोई परेशानी है यदि भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो? मंदिर बनाए, मंदिर बनावे, राम मंदिर, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं नौजवानों को रोजगार दें, लेकिन सियासत न करें। देखिए राखी जी, एक बात मैं बताऊं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझने लगे। उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं। एक बात ये लोग बड़ा गंभीरता से बोलते हैं कि राम मंदिर के भक्तों को, सेवकों पे गोलियां चलाई। मैं इनसे ही अगर पूछ लूं कि आप इस वक्त सत्ता में हैं और पूरी तरह किसी जगह पे कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इस वक्त अगर राम भक्त ये कह दे नहीं हमको जाना है, तो आप खून बरसाएंगे, जाने की अनुमति देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस कोर्ट की अवहेलना करेंगे कि नहीं करेंगे आप? ये हुआ था। और मैं राखी जी इनको जवाब देना चाहता हूँ कि देश के मुसलमानों ने भी अभी ये गलती की होती तो गोली उनके ऊपर भी चलती, उनको कोई कोताही नहीं है। जो देश के संविधान, देश के कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको दंडित किया जाएगा, कोई भी सरकार हो, चाहे हम हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इनसे पूछो, इनके अंदर नैतिकता, हिम्मत है? आज साल सेवक मांग कर रहे हैं कि हमको जाने दिया जाए, कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया है कुछ जगहों को, वहां जाने दिया जाए, आप जाने देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, है हिम्मत ये कहे कि हाँ हम जाने देंगे? है नैतिकता इनके अंदर कि कहे कि हाँ हम जाने देंगे? अगर ये कहते हैं तो मैं समझूंगा कि इनकी बातें ऊपर है, कोर्ट इनके लिए मायने नहीं रखता, संविधान इनके लिए मायने नहीं रखता, इनके लिए देश का कानून मायने नहीं रखता, इनके लिए सब कुछ इनकी बातें मायने रखती हैं। इस तरह अवहेलना करेंगे ये कोर्ट की? ये चाहते थे। आता एक बात बताइए राखी जी, जब तक सवाल पूछा गया कभी इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने सवाल पूछा कि आप मुझे सिर्फ इतना बताने का काम करिए, जब पूरी तरह प्रतिबंधित जगह थी तो कार्य सेवकों को उसका कौन रहा था, और जब पूरी तरह मना था तो कार्यकर्ताओं को भेज कौन रहा था, और कौन सी पार्टी का नेता था जिसको माफी मांगनी पड़ी, जिसको सजा हुई? माननीय मुलायम सिंह को माफी नहीं मांगनी पड़ी। आपकी गलतियों की वजह से लाखों लोगों की जाने गई है। सनातन धर्म के युवाओं को गुमराह करके आप लोगों ने गोली खाने पे मजबूर कर दिया और फिर सियासत किया कि लाशों पे सियासत करके हम कुर्सी में आश्रित हो जाए। ये है तुम्हारी गंदी राजनीति, ये है तुम्हारी सियासत। आप लोग नहीं चाहते हो कि भारत का युवा नौकरी करे, भारत का युवा रोजगार पे आए, भारत का युवा अच्छी व्यवस्थाओं में आए, ये नहीं चाहते हैं आप। उसे सनातन धर्म का गुमराही का पाठ पढ़ाकर गुमराह करना जानते हैं आप लोग। इसी तरह नौजवानों को गुमराह करके आप सत्ता में बने हुए। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान आपसे रोजगार मांग रहा है, सनातन धर्म का नौजवान है वो, अल्पसंख्यक नहीं है। राजीव जी जो उससे लाठियां अपनी बात रखिए। आप जवाब दीजिए इस बात का। चीज है कि देखिए, मंदिर मस्जिद बने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सब कुछ, सबको अपने अपने अधिकारों का, अपने अपने धर्मों की रक्षा करना, अपना धर्म के बढ़ावा के लिए करना सबको अधिकार है। हिंदू धर्म को भी अधिकार है, हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए इनका भी अधिकार है, सबको अधिकार है। अब मिश्रा जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो उत्तर प्रदेश की जनता को बरगला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को झुठला रहे हैं। अपनी बातें बताइए ना कि हमने सिलेंडर दिया था आपको, गरीब जनता को, कि आप सिलेंडर जलाएंगे, लेकिन सिलेंडर के साथ साथ आपने 1000 के नोट भी अगर उनको दिया होता कि बहन बेटी ये ले लीजिए और इससे भराइएगा, वहां आप फेल हुए हैं। आप पेट्रोल डीजल पे फेल हुए हैं, आप नौजवानों के साथ फेल हुए हैं, आप किसानों के साथ तो वो दुर्गति आपने किया कि आप जब किसानों का बिल पास किए थे तो बोले क्या मास्टर स्ट्रोक हमने लगा दिया, देखिए बिल पास किया है, और जब किसानों का बिल वापस लिया तब भी मास्टर स्ट्रोक की बात आपके नेता करते हैं। पता ना कौन सी उसमें मास्टर स्ट्रोक था दोनों में, कि आप बिल बनाते समय भी मास्टर स्ट्रोक मारे थे और बिल वापस करते समय भी मास्टर स्ट्रोक मार दी। लेकिन किसान 700 जिन किसानों की मौत हो गई उसके ऊपर आज तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। जो लखीमपुर खीरी में मौत हो गई उसके 1-2 दिन बाद लखनऊ आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने नहीं बोला। आप इस जो चरम सीमा पे ज्वलंत समस्याएं हैं, रोड, पानी, बिजली, सड़क, सीवर, नौजवान, किसान, इन सब चीजों पे मिश्रा जी अगर बात कर लिए होते, इनकी पार्टी बात कर ली होती तो आज बौखलाहट न होती, आज काशी मथुरा वृंदावन की याद न करनी होती, आज नौजवानों को गुमराह न करना पड़ता। नौजवानों को आप वंचित कर रहे हैं। जो चीजें ठीक है राजीव जी, समय की सीमा है क्योंकि गौरव जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जिसके कारण आज परेशानी हो रही है। और दूसरी चीज, नारायण से क्या लड़ना, मिश्रा जी सुनिएगा, नारायण से क्या लड़ना है, नारायण जितने आपके हैं उतने ठीक है राजीव जी।
मैं ऐसी सैकड़ों योजनाएं और लाभार्थियों को गिना सकता हूं जो हमारी सरकार ने लोगों तक पहुंचाए हैं। पेपरों में है चाहे वो कोरोना काल का ये महामारी का दौर हो, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी से चल रही सरकार ने काम किया उत्तर प्रदेश में, पूरे विश्व ने कहा, WHO ने कहा, देश में कहा, आज उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री जी के 5 आदर्श गांव दीजिए आपको, बनारस के अंदर 5 आदर्श गांव दीजिए, हम जाकर देखा बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि बहुत समस्याएं, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन पता नहीं राजनीति किसी और चीजों पे ही हो रही है। प्रधानमंत्री जी का तो 6 गाँव हो रहा है, आदर्श गाँव आपके बनारस के रहने वाले हैं, में काशी में देख लो गाँव को, आप नहीं दिखा सकते हैं मिश्रा, वैक्सीनेशन फ्री लगाया गया, स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाएंगे, ठीक है, चलिए कोई काम करेंगे नहीं, राजीव जी, शौकत जी, गौरव जी, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, यूपी में जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में इलेक्शन है तो ये देखने को मिलेगा, लेकिन मथुरा पर जो महाभारत हो रही है ये बहुत अलग है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, उन पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। अब जनता के ऊपर ही है। मैं हमेशा कहती हूँ जनता से बड़ा कोई नहीं है, और वही देखेंगे कि आखिर उनको क्या करना है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।